जी नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है प्रश्नकाल का। आज प्रश्नकाल में एक बार फिर हम पुलिस विभाग की समस्याओं को लेकर हाजिर हैं। पुलिस विभाग की समस्या यानी सबसे ज़्यादा इन समस्याओं का सामना करने वाला सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही और दरोगा कितनी दिक्कतें हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हम आज कुछ तस्वीरों को आपके सामने लाएंगे। एक हम आपके सामने ऑडियो लाएंगे, जो ऑडियो उत्तर प्रदेश में बहुत सनसनीखेज ऑडियो है। इस ऑडियो को हम तक पहुंचाया है पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव जी ने। बृजेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ पिछली बार चर्चा में थे और उस समय उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के हर थाने में वसूली होती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा था कि आप तथ्यों के साथ लिखित में ये दीजिए, जांच होगी। बृजेंद्र सिंह यादव लिखित में कब देंगे ये बृजेंद्र सिंह यादव तय करेंगे, लेकिन बृजेंद्र सिंह यादव ने कुछ ऑडियो यूसी न्यूज को मुहैया करवाई है। वो ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। आप समझिए ये ब्रेकिंग जो आज की है, आज की डिबेट, आज की ये चर्चा एक ब्रेकिंग से शुरू कर रहे हैं हम। कंट्रोल रूम ब्रेकिंग। अमिताभ ठाकुर थे, उन्होंने भी इस बात को रखा था सामने, उस सिपाही की पीड़ा को बताया था। उसके बाद अब हमारे सामने कुछ ऑडियो हैं। उसके अलावा प्रदेश भर के तमाम जिलों से, प्रदेश के तमाम जिलों से बैरकों की तस्वीर आई है हमारे पास कि बैरकों में किन परिस्थितियों में सिपाही को रहना पड़ता है। रहने के लिए जगह भी नहीं है वहां पर। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा और एक एक जिले का बताऊंगा कि एक एक जिले की हालत क्या है, वहां सिपाहियों के रहने खाने की स्थिति कितनी खराब है। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ऑडियो थोड़ा लंबा है, इसको काफी छोटा करने के बावजूद ये लंबा है। चर्चा भले लंबी हो जाए, लेकिन जो बृजेंद्र सिंह यादव ने ऑडियो मुहैया करवाया है, इसीलिए हमारे साथ आज बृजेंद्र सिंह यादव भी हैं। मैं आपको गेस्ट पैनल से भी परिचित करवा देता हूं, पहले फिर ऑडियो सुनिए। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह यादव संस्थापक हैं पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के, राघवेंद्र शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं, प्रीतपाल सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विवेक कुमार समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हमारे साथ एक पीड़ित सिपाही भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कमलेश सिंह भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, ये नेत्री हैं, माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की, और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये हमारे साथ आज मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले कंट्रोल रूम वो ऑडियो सुनवाइए जो बृजेंद्र सिंह यादव ने यूसी न्यूज को मुहैया करवाई है। ये एक टाटा थाने दरियाल चौकी 10,000 रुपए रोज जबरदस्ती सिपाही देता कप्तान को सीधे। रोज 10,000 रुपए लेता कप्तान, सीधे 10,000 रुपए जबर सिंह नाम के सिपाही से लेता है और सीधे और 10,000 रुपए चौकी इंचार्ज देता है। और जनपद के हर थाने से 10 लाख रुपया 3 महीने बाद बंधा। अच्छा, एसपी का हर 3 महीने बाद 10 लाख रुपए का रिचार्ज पड़ता है एक थाने का। और भी थाने तो होंगे, थोड़ी थाने का यही हाल है पूरे जनपद के। जो छोटे थाने में 6-7 लाख, जो बड़े थाने 10,000 लाख। अच्छा, कप्तान लेता है सीधे सिपाही से डाल ले रहे और छोड़ो। अच्छा 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 अच्छा। दरियाल चौकी से सीधे पैसे आते हैं रोज
खनन का काम होता है बड़ी मात्रा में। अच्छा अच्छा। और कितने जनपद में जनरल का सिपाही हैं, वो सारे लाइन जितने ऐसे सिपाही हैं सब अच्छे चेक पोस्ट टोटली कोई बोल नहीं सकता साला। जो सड़क लाइन कोतवाली और गंज ऐसे थाने हैं जहाँ का केवल 12-12 घंटे पिक है, ड्यूटी है दिन रात की, वो जितना भी सवर्ण टाइप का सिपाही है वो सब वहाँ रहेगा। जितना ऐसी सिपाही है वो चेक पोस्ट पर रहेगा सब। वो और अच्छी 1 लाख रुपया दिया जाता वो करने का कि जो और कास्ट के हैं इनसे कोई व्यक्ति जो ऐसी भी है 1 लाख रुपया। अच्छा तो सीधे होगा। अच्छा, पोस्टिंग का 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया चौकियों का पोस्टिंग का। हाँ जी, पोस्टिंग में 1-1 लाख रुपया लेते हैं। 1.25 लाख तक, एक छोड़ो 1.25 तक। अरे एक सरदार सिपाही दड़ियाल में 1,25,000 दे के आया है। हाँ जी, और शाबाश। कोई सुनने को तो हमने शक्तिनगर 50 लाख, चौकी डाला चौपन 25 लाख, ओबरा 30 लाख, चौकी डायमंड चौकी 25 लाख, एयरवाल अवार्ड 15 लाख, इतना नोट बताया सही है प्रधानमंत्री। अपन जांच करेगा प्लस जान लीजिए जो आप बताएं इसी प्लस माइनस होगा प्रधानमंत्री। जो हम बताए इसी प्लस माइनस होगा, थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत ज्यादा। तो जरा बता दो कहाँ कितनी वसूली होती है एक बार नोट करिए। हाँ, कैंट में 20 लाख गोरखपुर। अच्छा अच्छा, एक मिनट कैंट में 20 लाख, 20 लाख, बड़हलगंज में 25 लाख। एक मिनट, थाना कैंट में 20 लाख, और कौन से थाने में? बड़हलगंज में। हाँ, बड़हलगंज में 25 लाख। 25 लाख, और खोराबार में 35-40 करीब, 35 लिखिए, 35 लाख। बढ़ाए के ना बताइए, जांच हो जाएगी। 30 करिए तब, 30 लाख करिए। 30, हाँ 30 कर दे। हाँ, चौरी चौरा में 30 करिए। चोरी चौरा में 30। भैया इसकी जांच होगी, जांच। अगर झूठे बने, देखो कई भी प्रवक्ता ने झूठी निकली तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारे खिलाफ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो लगभग लिखिएगा। हाँ लगभग ही बताओ। जंगहा में लिखिए 25 लाख। कहाँ, कौन थाना? जंगहा सनहा, झंगहा, झलुआ वाला झ। अच्छा, झनहा, झंगहा, झंगहा, जगहा। जहाँ में कितनी है? ये में 20 लाख 25 लाख लिखिए। 20 लाख, हाँ हाँ। पिपराइच में 25 लाख। अच्छा, 25 लाख, हाँ। चिलुआताल में 25 लाख। चिरुआताल में 25 लाख हो गए। कंपियरगंज में 30 लाख। कैंपियरगंज में हाँ 30 लाख। हाँ। अच्छा, ये तो गोरखपुर के हो गए। अभी और है थाने, लेकिन छोड़िए, हर थानों में चल ले रहे हैं महाराज। हर थानों से ले रहे हैं? अच्छा, थानों में कम से कम 10 लाख चल रहा है। अरे हर थाने में? हाँ। अच्छा अच्छा, आप दूसरे जनपद में जाना रहे, वहाँ बताओ। 10 लाख तो मान लीजिए हर थाने। अच्छा अच्छा, हर थाने से, गोरखपुर के हर थाने से 10 लाख। हाँ, 10 लाख मान लीजिए। गोरखपुर के हर थाने से लगभग 10 लाख रुपया। लगभग 10 लाख। हाँ। 10 लाख। हाँ। हाँ, अब आइए अब दूसरे जिले में बताओ जहाँ जा रहे हैं। महाराजगंज नोट करिए। महाराजगंज, हाँ। सोनौली चौकी थाना मिला के 50 लाख। 50 लाख, हाँ वो तो हाँ। फिर पुरंदरपुर, हाँ। पुरंदरपुर 25 लाख रुपया। जंगल की लकड़ी कटान सब लेते हैं चोरी करा। हाँ, 25 लाख पुरंदरपुर हो गया। और आपका फरिंदा 20 लाख। कौन सा फरिंदा? हाँ, मेरे पास आप गए थे, मेरे पास नहीं गए थे रथ लेकर के। अच्छा, फरिंदा। हाँ, कोतवाली। फरिंदा कितना है? फरिंदा 15 लाख बस लिखिए। 15 लाख, हाँ। और 15 20 लाख। 15 लाख हो गया परिंदा। सोनौली 50 लाख हो गया। नौतनवा 15 20 लाख रखिए। 15 लाख।
नौतनवा 15 लाख। हाँ, और दूसरा थाना पनियरा कितना है? 30 20। हाँ, और श्याम देवरुआ, हाँ, ये कितना है? ये 20-25 लाख रखिए, उससे बढ़िया थाना है। 25 लाख। हाँ, कोठीभार क्या? कोठीभार का लिखिए 10 लाख। 10 लाख। हाँ, और परसा मलिक 10 लाख। कौन सा? परसा मलिक। मलिक। घुगली 10 लाख। 10 लाख। हाँ, घुगली 10 लाख। घुगली 10 लाख। भामुरी घुगली खड़ी वाला घुगली। घरौली घड़ी वाला घुगली। घुगली। हाँ, ये कितना है? 10 लाख। 10 लाख। हाँ, और आगे ये कितना मुझे जानकारी है। अच्छा, ये थाना कोतवाली 20 लाख। 20। और ये श्याम दौरवा हो गया, पनियरा हो गया, नौतनवा हो गया, सुनौली हो गया, फरिंदा हो गया, घोलू हो गया, परसा मालिक हो गया। अब ये तो महाराजगंज का हो गया। अब आइए आप कुशीनगर में तरिया सुजान 50 लाख। 50 लाख। हाँ, और खड्डा 20 लाख। 20 लाख। हाँ, और अरौली है ये 15 से 20। अरौली 20। हाँ, और पटेरवा 15। हाँ, कसिया 15। अच्छा, 15 ही है। हाटा हैं? हाथा हाँ, हाथा कितना है? 20 लाख। 10 20। ये तो हाथा हो गया। अब आप आ जाइए महाराजगंज हो ही गया। महाराजगंज आप बता ही चुके हैं शायद। हाँ, देवरिया। अच्छा, देवरिया। और ये क्या नाम है? देवरिया। हाँ, देवरिया में कोतवाली लिखिए 15 लाख। कोतवाली 15 लाख। हाँ, गौरी बाजार 15 लाख। हैं? गौरी बाजार 15 लाख। गौरी बाजार 15 लाख। हाँ, रुद्रपुर 15 लाख। रुद्रपुर 15 लाख। सलेमपुर 10। सलेमपुर 10। सलीमपुर सलेमपुर 10। 10। भाटपार रानी। भाटपार रानी। हाँ, 10 लाख। 10 लाख। हाँ, अब आ जाइए, कोतवाली हो गया। अब आइए आप कहाँ पे? बहराइच। देवरिया में रामपुर कारखाना लिखिए। देवरिया में रामपुर कारखाना। रामपुर कारखाना। हाँ, ये कितना? 10 लाख। कारखाना 10 लाख। हाँ, अच्छा, अब आ जाइए बहराइच। में रुपए दिया नानपारा 50-50 लाख। अच्छा, दोनों 50-50 लाख हो गए। हाँ, और नेपाल बॉर्डर। हाँ, हाँ, कोतवाली नगर कोतवाली देहात 15-15 लाख। 15 है। कोतवाली नगर कोतवाली देहात। अच्छा, 15 हो गए। अच्छा, और बस्ती? प्रयागराज आइए। प्रयागराज इलाहाबाद? नहीं, अरे प्रयाग थाना है, प्रयागपुर। कहाँ, किस जिले में? बहराइच में। अच्छा, बहराइच। एक मिनट, बहराइच प्रयाग। हाँ, प्रयाग थाना कितने का है? प्रयागपुर। हाँ, प्रयागपुर है। हाँ, प्रयागपुर। हाँ, 15 लाख। ये तो आपका बहराइच हो गया। अब महाराजगंज हो ही गया, बस्ती हो ही गया, बहराइच हो ही गया, और आपके क्या नाम है? सिद्धार्थ नगर। देवरिया हो ही गया, सिद्धार्थ नगर। हाँ, सिद्धार्थ नगर लिखिए। बढ़नी। हाँ, 50 लाख।
50 लाख। हाँ नेपाल बॉर्डर है। हाँ। सोहरतगढ़ 10 लाख। 10 लाख। हाँ। उसका बाजार 10 लाख है। उसका बाजार। कुस्का बाजार। हाँ। कुस्का बाजार 10 लाख। हाँ। इटवा कुटवा इटावा इटावाला इटवा इटवा। हाँ 10 लाख। 10 लाख। बस्ती। हाँ बस्ती बताइए। बस्ती में कोई सोनहा हाँ 25 लाख। 25 लाख। हाँ। परशुरामपुर 15 लाख परशुरामपुर 15। हाँ। और वाल्टरगंज 15 लाख। कौन गंज? वाल्टरगंज बाल्टरगंज। 15 लाख। बाल्टरगंज 15 लाख। हाँ। कोतवाली बस्ती कोतवाली बस्ती कितना है? 20 लाख। 20 लाख। और दुगौलिया 15 लाख। है दुगौलिया गुगोलिया। दुगौलिया डी फर्द नहीं दुगौलिया। दिगौलिया। अरे दवाई वाला दो नहीं होता है दुबौलिया दुबौलिया। अच्छा दुबौलिया। हाँ 15 लाख। 15 लाख। पैकोलिया तो संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। हाँ कोतवाली। हाँ कोतवाली 15 लाख है। 15 लाख। 15 लाख। हाँ। और बखीरा में 15 लाख। बखेड़ा। हाँ बखीरा बखीड़ा 15 लाख। दुधारा 20 लाख। है दुधारा 20 लाख। दुधारा 20 लाख। हाँ। धनघटा धन घटा। हाँ 15 लाख। घटा घन घटा 15 लाख। हाँ। मौली 10 लाख। मौली 10 लाख। हाँ। मेदावल 10 लाख। मेधावल। हाँ मेदावल मेदावल 10 लाख। हाँ। श्रावस्ती। हाँ बताएं। भिनगा 15 लाख। है भिनगा भिनगा 15 लाख। 15। मल्लीपुर 10। मल्लीपुर 10। हाँ। इकौना 8। इकौना 8। गिलौला 10। गिरौला 10। गिलौला भिलौला। गिलौला 10। हाँ। और सोनवा। क्या सुनवा? हाँ सोनवा 15। सुनवा 15। हाँ। एक वहाँ हो गए रास्ते की। हाँ ठीक। गोंडा श्री जय जय हेलो। हाँ हेड कांस्टेबल कुमार सिंह बोल रहे का? जी। ये बताइए कि आपके मुगल सराय के अलावा भी और थानों में भी वसूली होती है क्या? मुगल सराय ये नहीं। हाँ। जनपद के सभी थाने ऐसे कोई थाने नहीं है जहाँ से वसूली। जैसे जहाँ लंबी वसूली होती हो वे थाने बताओ। लंबी में मुगल सराय, नगर, राजा, कटिया, दरदिया। अच्छा बनारस में? बनारस में लंका, रोहनिया और रामनगर, तिगरा और चौबेपुर। अच्छा अच्छा। चंदौली बनारस के अलावा और भी जिलों में जानकारी है क्या? अब हमको ऐसा कोई थाना चौकी नहीं है मालूम जहाँ वसूली नहीं होती है। अच्छा थाने में वसूली ना होती हो? ऐसा तो मुझे लगा यूपी में भी कोई थाना ना होगा। ऐसा जिले में कोई थाना नहीं है? ऐसा यूपी में भी नहीं होगा ऐसा थाना कोई जहाँ वसूली ना हो।
अच्छा, यूपी में ऐसा कोई थाना नहीं जहाँ वसूली ना हो? कोई बाई चांस ईमानदार आते हैं तो नीचे वाले सीओ और एडिशनल वसूलते हैं। अच्छा, जब एसपी कोई ईमानदार आ जाता तो सीओ एडिशनल। ये बताओ क्या जी, आपने सुनी है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये बृजेंद्र सिंह यादव लेके आए ऑडियो रिकॉर्डिंग कि उत्तर प्रदेश के थानों में वसूली, इससे भी सिपाही परेशान हैं। लेकिन सिपाहियों की सबसे बड़ी जो परेशानी है, अब हम वो परेशानी आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे। जरा कंट्रोल रूम आप तस्वीरें दिखाइए, सिपाही जहां रह रहे हैं उन बैरकों की हालत दिखाइए। कंट्रोल रूम चलाइए, तस्वीरें चलाइए, फुल स्क्रीन चलाइए पूरी तस्वीर को। जहां पर छत से प्लास्टर गिरी हुई है, वो छत से जो प्लास्टर गिरी हुई है वो तस्वीर है सहारनपुर के बड़गांव की। वहां पर छत की प्लास्टर गिर गई है। आपको मछली शहर जौनपुर की हालत ये बताएं कि आप वहां के बैरकों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई मुगल कालीन इमारत है। स्थिति वहां पे रहने लायक नहीं है सिपाहियों की। वो बाहर कमरे पे जो किराए पे कमरा लेके रह रहे हैं। अनूप शहर से संदेश आया है कि बुलंदशहर जिले में अनूप शहर है, अनूप शहर थाने में न बैरक है और न क्वार्टर है। साथ ही समस्या ये भी बताई है कि पहले थानों के लिए फाइल कवर, पेन, इंक, स्केच आदि के लिए पैसा आया था, अब वो भी बंद हो गया है। फिर कैसे थाना चलता है जरा आप सोचिए। 12-12 घंटे की ड्यूटी है, खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता। प्रयागराज में कोतवाली में बैरक की तस्वीर आप देखिए ध्यान से, आप लूप चलाते रहिए, वो तस्वीर दिखाते रहिए, दिखाइए पूरे प्रदेश को, दिखाइए वो तस्वीरें, फुल फ्रेम चलाइए, उसको चला के फुल फ्रेम दिखाइए वो तस्वीरें। प्रयागराज कोतवाली में खपरेल है 21वीं सदी में। चांद पे और मंगल पे जाने की कोशिश हम कर रहे हैं और सिपाही हमारा खपरेल के बैरक में रहना पड़ रहा है सिपाही को। शाहगंज जौनपुर की तस्वीर आप दिखवाइए, छत वहां पे टपकती है, छत टपक रही, बरसात होता है तो छत टपकती है वहां पे। छत ऐसे टपकती है कि आज पानी टपक रहा है, कल को पूरी छत टपक जाए नीचे, यह हालत है बैरक में। ऐसी आप तस्वीर देखिए, बस बैरक में जगह नहीं है, बाहर लेटना पड़ रहा है। बलरामपुर पुलिस लाइन की आप तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाते रहिए कंट्रोल रूम। बलरामपुर पुलिस लाइन में टिन शेड में जैसे टिन शेड में वेयर हाउसिंग का काम होता है, गोदाम जहां पे गेहूं वगैरह रखा जाता है, उस टिन शेड में जब आप तापमान देख रहे हैं 45-44 डिग्री, ये उमस, ये गर्मी, इसमें टिन शेड में रहना पड़ता है। टिन शेड बलरामपुर पुलिस लाइन में टिन शेड के बैरक हैं। इसके अलावा अमरोहा में पुलिस लाइन ही नहीं बनी है। जो संदेश हमारे पास आया कि अमरोहा में पुलिस लाइन ही नहीं बनी है। मंडी समिति में काम चलाऊ व्यवस्था है, जहां पर रहने के लिए भी उन सिपाहियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देवरिया में सदर कोतवाली जो है, सदर कोतवाली के बैरक में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। प्रतापगढ़ में रानीगंज है, रानीगंज में बैरक ही नहीं है। बस्ती में गौर थाना है, बारिश में पेड़ भी गिर गया, मोटरसाइकिल वगैरह जो थी सिपाही की वो सब टूट टाट गई। इसके अलावा आपको मैं और बताऊं, और जो इनकी समस्याएं हैं, पीएससी की, पुलिस का ही एक भाग है पीएससी में 1994 बैच तक ही प्रमोशन हुआ, उसके बाद प्रमोशन ही नहीं हुआ। 1994 पीएससी के लिए तो बैरक ही नहीं है। पीएससी की पीड़ा सुनिए जो हमारे पास आई कि पीएससी के लिए बैरक ही नहीं है। जब बटालियन में जाते हैं तो 2-3 महीने बैरक में रहते हैं, और जब भी बटालियन से जाती है कहीं पीएससी तो जाते हैं तो टेंट में या मंडी के टिन शेड में गुजारा करना पड़ता है।
ये हालत है। इसके अलावा और एक बात बताएं, जो संदेश आया है हमारे पुलिस वाले भाइयों का, उन साथियों, पहले सब संदेश सुन लीजिए, सभी मेहमान गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये समस्याएं जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। इलाज जो है, पुलिसकर्मी तबीयत खराब हो जाए तो इलाज जो सरकार द्वारा चयनित अस्पताल है उन्हीं में होता है। कोई बात नहीं चयनित अस्पताल में हो, लेकिन वहां पर पैसे देके इलाज करवाते हैं, बाद में पैसा रिम्बर्स हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन आप सोचिए, सिपाही पैसा देके, दिल्ली पुलिस में कैशलेस की व्यवस्था है। सिपाही जाता है जो चयनित अस्पताल है उसमें इलाज के लिए जाता है, कैशलेस व्यवस्था है, इलाज कराए घर जाए। जब सरकार को देना ही है तो क्यों सिपाही कहीं कर्ज ले, कहीं उधार मांगे? ये स्थिति इलाज की है। आपको एक उदाहरण और बता देता हूं, बनारस का उदाहरण बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बनारस में 5000 पुलिसकर्मी पे मात्र 700 आवास हैं, यानी कि 14%, मात्र 14%। इसमें भी, इन 700 में से भी 300 आवास जो है वो नक्सल प्रभावित चंदौली और सोनभद्र के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी बचे 400। मतलब बनारस में 5000 पे 400, मतलब जो 14% जोड़े थे वो भी आ गया 8% पे। तो 8% आवास, 8% पुलिसकर्मियों के लिए बनारस में। ये बनारस वो है जो देश के माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर रेगुलर वीआईपी मूवमेंट होता रहता है। वीआईपी मूवमेंट में और सुरक्षाकर्मी वहां पर आवागमन सुरक्षाकर्मियों का बना रहता है। वो सुरक्षाकर्मी कहां रहते होंगे, कहां विश्राम करते होंगे, कैसे खाते होंगे, आप सोचिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सामान्य पीड़ा है। इस सामान्य पीड़ा के अलावा मैं बताऊं, इसलिए आज पुलिस के और पुलिस के आम सिपाही के हर दुख और हर मांग पर चर्चा है। सबसे बड़ी मांग बॉर्डर स्कीम सबसे बड़ा जो दुखती रग है, सबसे बड़ी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की, वो बॉर्डर स्कीम है। बॉर्डर स्कीम के अलावा आज देखिए, आज ट्विटर पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था ये पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मियों, साहस और ताकत दोनों। आप देखिए नंबर 1 पे ट्रेंड आज ट्विटर पे किया है, डीए बहाल करो। हालांकि उसके बाद नीचे के ट्रेंड में यह भी था कि बेमिसाल योगी जी। जब उत्तर प्रदेश की ये हालात है पुलिस की, इतना दुख दर्द पीड़ा प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे पास आ रहा है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, तो उसमें यह ट्रेंड था बेमिसाल योगी जी। हालांकि उसके ऊपर ट्रेंड था डीए बहाल करो। तो इतनी संकट है। साप्ताहिक अवकाश, पुलिस के साप्ताहिक अवकाश को लेकर के कितने वादे, कितनी बातें, लेकिन धरातल पे साप्ताहिक अवकाश की भी स्थिति। तय कीजिए आप लोग, सिपाही, दरोगा, आम आदमी, ये सबके लिए है। सिपाही, दरोगा हमारे आपके बीच से, हमारे पड़ोस से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से ही है, कहीं बाहर से तो आए नहीं है। मेडिकल रिम्बर्समेंट, जो कैशलेस की बात, ये सब चीजें, ये एक बात नहीं है, लंबी फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त। बार बार 1861 के पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय का बना पुलिस एक्ट है, उसको मॉडिफाई करने को, उसमें संशोधन, उसमें परिवर्तन करने की बात होती रही है, मांग होती रही है। 1977 से लेकर 2021 तक दर्जनों कमेटियां बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में दिया, वो भी 2006 से 2021 15 साल हो गया। तो दर्जनों मांगे और बहुत लंबी फेहरिस्त और पीड़ा अथाह। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की पीड़ा अथाह है। इस पीड़ा पे चर्चा हम करेंगे, सिर्फ इसलिए पीड़ा पे चर्चा करना है कि ये पीड़ा दूर हो। पीड़ा पे चर्चा करने का और कोई फायदा नहीं है। अगर पीड़ा दूर नहीं कर सकते तो फिर चर्चा भी बेमानी है। ये चर्चा मेरा अनुरोध है, इसीलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ी हुई कमलेश सिंह जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा ये सारी समस्याएं सुनवा के, बता करके कि महोदय संगठन में ले जाएं,
इस बात को, यह लाखों हमारे प्रदेश के लाखों कर्मियों का दुख है, यह एक व्यक्ति का दुख नहीं है। इसके साथ मैं बता दूं और कमलेश जी को कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर बर्खास्त अनिल सिंह, उनको भी इंसाफ दिलवाना है, क्योंकि अनिल सिंह जैसे पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उनको तो सरकार को, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए, मेडल देना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए, बर्खास्तगी नहीं देनी चाहिए। जो लोग उस मामले में जांच में पकड़े गए, जांच सही साबित हुई, तो उन दोषियों को सजा देनी चाहिए थी। अनिल सिंह जैसे सामान्य पुलिसकर्मी को सजा नहीं देनी चाहिए थी। ये सारी बहस को हम शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की कमलेश सिंह जी के ही पास चलूंगा, उसके बाद मैं किसी और के पास चलूंगा। कमलेश सिंह जी, आप मोबाइल में आपके साथ सहयोगी होंगे, उनसे बोलिए नीचे मोबाइल में अनम्यूट है, आपका ऑडियो जो है ना, आवाज आपकी म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए आप पहले, तब आपकी आवाज प्रदेश में जाएगी। कमलेश सिंह जी, ऑडियो आवाज अनम्यूट करिए, नीचे ऑडियो का बना होगा निशान, वहां पे उस पे क्लिक करेंगे, अनम्यूट हो जाएगा, आपकी आवाज आने लगेगी। कंट्रोल रूम फोन करके कमलेश सिंह जी को आप लोग करवाइए, अनम्यूट करवाइए। मैं सबसे पहले चल रहा हूं, आऊंगा अभी मैं। कमलेश जी हो गई, अनम्यूट हो गई। कमलेश सिंह जी, आपने सुनी पीड़ा, आप एक महिला हैं, महिला की संवेदनशीलता तो वैसे ही जग जाहिर है, मातृत्व भाव होता है महिला में। आप इनकी पीड़ा, पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मियों की पीड़ा सुन रही हैं, आप तस्वीरें देख रही हैं। इन परिस्थितियों में हमारे बीच से हमारा भाई, हमारा बेटा कैसे वहां पर नौकरी कर पाएगा, और करेगा तो वो कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा से कर पाएगा। बोलिए कमलेश जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। हाँ, ऋषभ जी और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबसे पहले सबको मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जो पुलिस कर्मियों के लिए आप लोग पीड़ा के संबंध में बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसी भी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, एक बात ये अलग है कि कहीं से किसी को कोई पीड़ा मिल रही है और सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है, तो वो एक अलग की बात हो गई है। अगर आप लोग अपनी बात भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, ऐसा कोई भी हमारे सामने कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारी सरकार ना सुन रही हो। आप उस पीड़ा को उनके सामने पहले पेश तो करिए। केवल चिल्लाने से नहीं भाई साहब, होता है किसी चीज की अगर कोई दर्द हो रहा है तो दवा खाइए, अपनी फाइल को वहां पेश करिए और कार्यवाही करवाइए। कोई भी पुलिस भाई हो हमारा, वो हमारा ये हास्यास्पद बात है। बिल्कुल बिल्कुल। राघवेंद्र जी रुकिए, कमलेश जी शायद सुबोध सिंह जी के बारे में नहीं जानते जी। यह लज्जा, योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें, उनके परिवार वालों को अपने घर पे बुलवाया था, वहां गए नहीं थे। हेलो भाई साहब, आवाज सही है? आवाज आप लोग एक एक करके, राघवेंद्र जी, प्रीतपाल जी, एक एक करके, नहीं तो आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। कमलेश जी, मेरी बात सुनिए, आप सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आपने कहा कि फाइल लेके जाएं, सब दुख दूर होगा। मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता है कि प्रदेश में पुलिसकर्मी सिपाही रह कहां पे रहे हैं, कितनी बुरी परिस्थिति में। भाई साहब ये सुनिए, हाँ, हर पुलिसकर्मी को ये ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी ड्यूटी होती है
उनको आराम करने के लिए जगह नहीं होती, उनको सिपाहियों को तैनात किया जाता है अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, और वो अपनी जगह स्वयं बना लेते हैं। एक मिनट राघवेंद्र जी, गड़बड़ हो जाएगी डिबेट, आवाज सबकी नहीं जा पाएगी, मैं आपको मौका भी दूंगा, आप सारी बात रखिएगा। कमलेश जी, ये सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 24 घंटे नौकरी करनी है, उनको सोना खाना नहीं है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसी चाहे कर्मी की ड्यूटी हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे नर्स की हो, हर एक की ड्यूटी का समय निर्धारित है। आप ये ना कहिए कि 24 घंटे एक नहीं, तो ड्यूटी करने के बाद वो सोएगा कहाँ? वही तो दिखा रहे हैं कि सोने की जगह, उनके आराम करने की जगह क्या बुरी स्थिति है, वही तो हम दिखा रहे हैं। सोने के लिए अगर उनकी जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है तो व्यवस्था अभी से, पहले से नहीं व्यवस्था थी, अगर व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो उसकी हर जगह तो व्यवस्था की जा रही है। सबके साथ सबका विकास हर जगह भाई साहब, कौन सी जगह जहाँ पर व्यवस्था नहीं की जाती, कौन से क्षेत्र के लिए, किस विभाग के लिए, हर एक के लिए तो व्यवस्था की जा रही है। आप बता दो पुलिस, आप सुनो कमलेश जी, आप सारे पुलिसकर्मी प्रदेश के देख रहे हैं, आप बता दो 4.5 साल में क्या क्या व्यवस्था की, हम यहीं पे डिबेट खत्म कर देंगे। ये राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है, ये राजनीतिक भाषणबाजी का मंच नहीं है। प्लीज 4.5 साल की व्यवस्था का ब्यौरा आप पूछ रहे हैं, और 50 साल की व्यवस्था के बारे में आप हमको बता दीजिए कि आपकी सरकारों ने जो पिछली सरकार। एक मिनट कमलेश जी, 50 साल, अरे राघवेंद्र जी एक मिनट नहीं बात हो पाएगी इससे। कमलेश जी, अरे जी मैडम आप ये बताओ कि 50 साल में सब कुछ नहीं हुआ था, तो आपको मौका मिला, 4.5 साल बाद भी 85 साल पूछोगी आप, अभी 2022 में वोट डाल दे जब मांगने जाओगी आप लोग, तो 50 साल का हिसाब मांगोगे कि अपना 4.5 साल 5 साल का हिसाब दोगे आप लोग? आप मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लीजिए, पर हम अपनी आपकी बात हम सुन रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमारी सरकार जब से आई है, आप देख लीजिए किस तरह से हमारे देश के क्या हालात थे, कैसे युद्ध। हम एक लाइन का आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में सिपाही जो हैं जिस स्थिति में, इनके भलाई के लिए आपने कौन से 2 काम किए, वो 2 काम बता दो, डिबेट अभी खत्म। मैं सारे पुलिसकर्मियों से और सभी पैनलिस्ट से माफी मांग करके डिबेट बंद कर दूंगा। 2 काम बता दो आप, बस बता दो 2 काम। पुलिस के लिए कौन सा काम सरकार ने किया है? हाँ, सिपाहियों के लिए क्या जो भी व्यवस्थाएं होती सामूहिक होती है? क्या पुलिस के लिए कोई अलग व्यवस्था? उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, कि उनको कहीं सताया जा रहा है? जो एक नियम चल रहा है उसके तहत सारे काम हो रहे हैं। एक काम बताने के लिए नहीं है, आप लोग राजनीतिक भाषणबाजी करते हो। वाह, अद्भुत है, अद्भुत क्षमता है। एक काम बताने के लिए नहीं है, एक काम नहीं है मैडम आपके पास बताने के लिए। नहीं, अरे हमारे पास काम, अरे बताइए, पुलिस को हम लोगों की जरूरत है, वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए, कि हम लोग उनके लिए क्या करें? वो तो स्वयं चयनित होकर आए अपनी। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सुन ले, ये जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन की नेता है, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं अवध प्रांत की, ये कह रही है कि पुलिस के लिए हम क्या करेंगे, पुलिस हमारे लिए करे, इसीलिए रखी गई है। वाह, गजब कर दिया आपने। ये नरेंद्र मोदी जी की तरह चौकीदार नहीं है पुलिस। आप एक महिला हैं, मेरी बड़ी बहन समान है, किंतु आपको लज्जा आनी चाहिए इस तरीके से जो आप बात कर रही हैं न्यूज चैनल पे। आपको लज्जा आनी चाहिए बहन। आप इस तरीके से कैसा बयान दे सकते हो? आप भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया। पुलिसकर्मी को आज अभी स्क्रीन पे आपने देखा नहीं, शायद आप कहीं व्यस्त थे। आज पुलिसकर्मी जिस अवस्था में उत्तर प्रदेश के रह रहे हैं, आप हास्यास्पद बात मत करिए, तत्वों को लेके चलिए बहन, आप तत्वों को लेके चलिए। आपको हंसी आ रही है, आप विषय समझे नहीं है। यहाँ बात क्या चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो वसूली का 100 करोड़ का ठेका योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? योगी आदित्यनाथ जी के पास होम का खाता है, होम डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखा है। तो आप विषय को समझ के बात करिए बहन जी, आप बड़ी बहन समान है, किंतु विषय समझ के बोलिए। आप 50 साल का ब्यूरो मांगते, 50 साल में देश आजाद होके आज यहां तक पहुंचा है।
कमलेश जी, आप अपना विषय रखिए। कमलेश जी रुकिए, धन्यवाद। अब आप रुकिए, कंट्रोल रूम कमलेश जी को रोकिए, रुकिए आप सुनिए तो, किसी की बात सुनिए तो। नहीं, आपकी बात आप सुने क्या? जब आपके पास एक काम नहीं, आपने कह दिया कि पुलिस तो हमारे लिए, हम पुलिस के लिए क्या करेंगे? आपने ये कह दिया। आपके पुलिस तो सबकी रक्षक है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। पुलिस की जो ड्यूटी, वो पुलिस अपनी ड्यूटी करे, और अगर उनको कोई पीड़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहें कि हमको ये जरूरत है, यहाँ पर हमारे लिए व्यवस्था की जाए। और हम लोगों से आप बोल रहे पुलिस के लिए क्या किया आपकी सरकार ने, तो आप भाई साहब इस तरह से सवाल ही हम लोगों से उत्तर कर रहे हैं। आप यही गलत किए, हम गलत किए। पूरे प्रदेश के सामने मैं क्षमा मांगता हूं कि हमने ये पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी से कि आपने पुलिस के लिए क्या किया। क्षमा मांगता हूं मैं पूरे प्रदेश के सामने। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, उत्तर प्रदेश में गजब हो गया। नहीं हर एक के लिए नहीं। आप लोग मुस्कुराइए, आप लोग मुस्कुराइए, क्योंकि हम भी लखनऊ में हैं, आप भी लखनऊ में मुस्कुराइए। लेकिन 45 डिग्री में जो सिपाही 45 डिग्री में दिन भर नौकरी करके और शाम को जा रहा है ना, और उसको बैरक टीन शेड में सोना पड़ता है, रात भर नींद नहीं आती और फिर 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। जिस दिन सुनिए, परिवार में, पड़ोस में, समाज में, मोहल्ले में कोई सिपाही होगा, उससे ये बात वो सामने जाके एक बार कहिएगा जो आप यहाँ कह रही हैं। पुलिसकर्मी काम करते हैं तो हम लोगों की ड्यूटी, उनकी सुविधा के लिए पूछना, उनको नाश्ता पानी, उनके रुकने के लिए। अब हमारे यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी काम करता है, हम लोग जहाँ भी तैनात होते हैं उनसे पूछते भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको रुकने की कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास फिर आएंगे हम, पुलिस की दिक्कतें कुछ सुनवा देते हैं आपको। अब आपके पास फिर आएंगे हम, फिर आएंगे हमारे साथ रुकिए मैडम, रुकिए। हमारे साथ एक पीड़ित पुलिसकर्मी, कंट्रोल रूम, अब रोकिए थोड़ा, मैडम को रोकिए। एक हमारे साथ एक पीड़ित पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं। आपको आवाज आ रही है? जरा अनम्यूट कर लीजिए कुमार साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज को। हाँ, आप जरा कमलेश सिंह जी को बताइए कि पुलिस के लिए तो सब कुछ अच्छा है, पुलिस का काम तो है कि इनके लिए काम करें, समाज के लिए। पुलिस के लिए काम करना किसका काम है, जरा बताइए मैडम को। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं हमारे पुलिसकर्मी। अब सुनिए मैडम, सुनिए। कंट्रोल रूम ध्यान दीजिए आप लोग। कमलेश जी थोड़ा ऑडियो करिए, म्यूट करिए। हाँ सर, मुझे कमलेश जी की बात पर तनिक भी अचंभा नहीं हुआ। शायद इन्हीं की पार्टी का कोई बिहार का नेता था जिसने कहा था कि भर्ती ही, तो मुझे अचंभा नहीं हुआ जो इन्होंने कहा कि सिपाही ड्यूटी के लिए होता है, उसे वो अपने आप को ढाल ले उसमें, अपने से समझे, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये अभी कमलेश मैडम बता रही थी कि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं पूछता हूँ, ये 1500 रुपए में किस जिले में 1 महीने का खाना, दोनों समय का भोजन ये कर सकती हैं? कि कौन सा विधायक, कौन सा नेता 1500 रुपए में खाता है? 3000 रुपए वर्दी भत्ते के मिलते हैं, 3 वर्दियां साल भर में लगती है, कम से कम 15,000 का खर्च आता है। बताएं मैडम, ये कौन देगा? ऊपर से आप चाहेंगे कि एकदम इनके नेता आते हैं, इनके पदाधिकारी आएंगे, इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं पुलिस कर्मियों से, उसका कौन संज्ञान लेगा? मुख्यमंत्री महोदय ने करना, उसकी तो ट्रेनिंग आप लोग को दी गई होगी बदतमीजी बर्दाश्त करने की। तो भाई साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। सारे मैम एक बात सुन लीजिए, पहले एक बात सुन लीजिए। आपने कहा कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है जनता की सुरक्षा के लिए। लोकतंत्र का एक नियम है कि जो चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, न कि नेताओं के लिए चुनी जाती है। एक नेता के ऊपर 8 पुलिसकर्मी और 800 जनता के ऊपर 1 पुलिसकर्मी, ये आपका चाल चरित्र है आपकी पार्टी का? यही आप बता रहे हैं आप जनता की सुरक्षा कर रहे हैं मैम? ये है आप ऊपर से आप मुस्कुरा रही हैं पुलिसकर्मियों के बैरकों पर। अरे अपने घर से निकलिए, एक बार 1 हफ्ते के लिए पुलिसकर्मियों के बैरक में रह के दिखाइए मैम, उनके मेस का खाना खाकर दिखाइए। आपकी मुस्कुराहट गायब ना हो जाए मैम, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, रिजाइन दे दूंगा।
भाई साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि पुलिसकर्मी भी हमारे सब भाई हैं और समाज से अलग नहीं है। ये बात अलग है कि उनकी एक ड्यूटी है, और अगर कहीं उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब आप कहाँ से हम समस्या, मैं बता रहा हूँ, जो समस्या उठाता है मैम, उसे सस्पेंशन मिलता है, उसे बर्खास्तगी मिलती है, उसे प्रताड़ना मिलती है। कौन समस्या उठाएगा? अभी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह सर को जब वहां मारा गया था, उसी को जमानत होने पर आपके पार्टी के नेताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया था। किसको समस्या सुनाए? आप तो हत्यारों का माल्यार्पण कर रहे हैं, समस्या किसको सुनाई जाए? मैम कुमार, आपने आप कहते हैं आप तो इनको आईना दिखा दिया शुरुआत में ही। बहुत अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे मैं आज पूरी पीड़ा, कम से कम एक पुलिस के साथी ने इतनी साहस किया है। इस साहस को तो मैं सैल्यूट करता हूं, इस मंच से मैं सैल्यूट करता हूं इस साहस को, कि एक पुलिसकर्मी ने इतना साहस किया है कि खुल करके अपने दुख दर्द को कह रहा है। और यही पुलिसकर्मी है, ये पुलिसकर्मी, इन्होंने राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई थी, राष्ट्रपति तक से। कुमार, आपने लगाई थी गुहार ना? जी सर, उसके जवाब में मिला कि ये राज्य सरकार, राष्ट्रपति भवन से यही जवाब आया, ये राज्य सरकार का मैटर है। दिशा निर्देश 2006 में ही जारी हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती पुलिस सुधार। बहुत बढ़िया। अब बताइए, अब कहाँ जाए गुहार लगाने? आप कह रही थी बताएं, किसको बताएं? उत्तर प्रदेश पुलिस को तो आपने ऐसे कह दिया कि जैसे किसी कोने में बलिया और बिहार के बॉर्डर पे, कहीं पे जो गंगा के माझा में कहीं पे कोने में कोई रह रहा है, वहां तक कोई सरकार की नजर नहीं जा पा रही है। अरे ये लाखों पुलिसकर्मी हर दिन दिख रहे हैं सड़क पर, हर चौराहे पर दिख रहे हैं। इनकी पीड़ा अगर सरकार न देख पाए तो सरकार की दृष्टि पर सवाल है, दृष्टि दोष है। अगर नहीं दिखे पीड़ा तो इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े संख्या में सिपाहियों की, ये पुलिस की रीढ़ हैं। आईपीएस नहीं है पुलिस की रीढ़, पुलिस की रीढ़ ये सिपाही हैं। मैं आ रहा हूं अब आप लोग के पास। कुमार, मैं फिर अभी आपके पास आऊंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मैं राघवेंद्र शुक्ला के ही पास आ रहा हूँ, राघवेंद्र शुक्ला के पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र शुक्ला, आप कह रहे हो कि आप हम मेरा बेसिक मतलब मूल विषय आज ये पुलिस की दिक्कत है, जो दिक्कत उनके रहने खाने की दिक्कत, उनके काम के घंटे की दिक्कत, उनका अवकाश, उनकी बॉर्डर स्कीम, ये मूल विषय है। लेकिन आप वसूली पे आए, वसूली वाले विषय पे तो मुझे लगता है आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप पे बहुत बड़ा आरोप लगा है। नहीं, यदि आरोप लगा है तो हमने गृह मंत्री से इस्तीफा भी लिया है। हाँ। आप होम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के अंडर आता है, आप कह दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें। 6 ही महीना बाकी है चुनाव के लिए, 1 ही साल बाकी है ना। सवाल प्रश्न उस बात का नहीं है। मैं इन बहन जी से पूछना चाहता हूं, ये डिबेट करने आई हैं, पुलिस के जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस समय ये हंस रही थी। ये उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का नाम बता दे मुझे अभी लाइव चैनल पे। इनको जोड़िए, मैं चाहता हूं इनको आप जोड़िए। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का नाम बताएं ये। चलिए मैं इनसे पूछूंगा। नहीं, ये अभी आने भैया, एक चीज मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना जा रहा हूं कि मैं कई बार आपके चैनल पे आ चुका, वाकई ही एक मैं किसी देश का बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे हिंदुस्तान में पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, पुलिस कर्मियों के साथ जो उनको रखने की व्यवस्था को लेके या उनके वेतन को लेके इस तरीके से प्रताड़ना होती है, मुझे बहुत आहत है। और मैं यदि आप आज कह के जाता हूं, मैं आपके मंच के द्वारा कहूंगा, मेरी सरकार अगर पूरा देश आएगी, मेरी पार्टी पुलिस को सर्वोच्च चाहे। हाँ कमलेश जी, मैं आपसे आज जो है, मैं या तो आपसे कुछ आश्वासन लूंगा, नहीं तो आप बाकी जो इच्छा है वो बोलिए। आपने सुना ना कांग्रेस, हालांकि मैं कांग्रेस के राजनीतिक आरोपों में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है आज। मेरा इंटरेस्ट है कुमार की बातों में, मेरा इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश के जो लाखों सिपाही हैं उनके इंटरेस्ट में मेरा इंटरेस्ट है। उनके हित की बात करने के लिए सिर्फ ये बहस है। आप बताइए, बॉर्डर स्कीम आप कह रही हो कि मांग लेके जाएं, तो कमलेश सिंह लेफ्ट हो गई। जोड़िए, दोबारा इनको जोड़िए।
नहीं तो किसी और बीजेपी के बड़े प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश करिए, दोबारा किसी और बड़े प्रवक्ता को जोड़िए, ऐसे जवाबों से नहीं काम चलेगा, जोड़िए। प्रीतपाल जी के पास मैं आता हूं। प्रीतपाल सिंह जी, आवाज अनम्यूट करिए, ऑडियो अपनी। जी, आपने देखी तस्वीरें और सुनी, जो है ऑडियो सुना और तस्वीर देखी प्रीतपाल जी? देख के मन बहुत रो रहा है, बहुत वंचित है मान इस समय जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अन्य राज्यों में भी। बोलिए प्रीतपाल जी, बोलिए। प्रीतपाल जी की ऑडियो नहीं आ रही है। हम चल रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव के पास। ब्रजेंद्र सिंह यादव, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए ऑडियो अपनी। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज, हाँ आ गई प्रीतपाल जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इस समय पुलिस की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। उनका रख रखाव, उनके साथ व्यवहार, ये हमेशा आम आदमी पार्टी ये बात उठाती रही। मैं लगातार ये अपने चैनल के माध्यम से पुलिस वालों की बात उठाता आया हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो एक सर्वे हुआ था उसमें 40% पुलिस वाले ऐसे पाए गए जो अपने आला अधिकारियों के वहां उनके मिसेस को या उनके परिवार वालों को मार्केटिंग कराना, बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना, उनके घर का सिलेंडर लेके आना, उनकी गाड़ी में हवा भरवाना, उनकी गाड़ी में सीएनजी भरवाना, इस तरह के ये मामले प्रकाश में आए थे। आम आदमी पार्टी लगातार इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हो। हालांकि दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे दायरे में नहीं आती, मगर 2019 तक हम लोग 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जो शहीद हुए थे ऑन ड्यूटी। उनको हम लोगों ने दिल्ली सरकार के जो अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार वालों को एक सहायता राशि दी है उनके परिवार वालों को। तो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जो 100 करोड़ का उगवाही कर रही है, जिसकी वीडियो मैंने देख के मैं इतना आश्चर्यचकित हूं। हालांकि इस तरह के मामले पूर्व की सरकार में भी प्रकाश में आते आए हैं, मगर इस तरह का मामला खुलेआम वो थानों से इस तरह के पैसे की बात चैनल के माध्यम से चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया जिनके पास होम डिपार्टमेंट है उनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले में उनको देखना चाहिए कि उनकी जो पुलिस है, उनकी जो पुलिसिंग है, जो जमीन से लेके आसमान तक उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, आम आदमी को सुरक्षा दे रही है, नेताओं को सुरक्षा दे रही है, आने जाने वालों को। हम लोग रात को सोए रहते हैं, ये बेचारे पुलिस वाले रात दिन खड़े रहते हैं। सारे पुलिस वाले तो करप्ट तो है नहीं, सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं है। जैसे अनिल सिंह जी ने इतना बड़ा हौसला किया, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इनको सलाम करता हूं कि इन्होंने अपनी बात रखी और उनको न्याय मिलने के बजाय इनको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी न्याय प्रक्रिया, इतनी खराब, इतनी बद से बदतर न्याय प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 4.5 साल के अंदर प्रकाश में आई है। और बहन जो कमलेश जी थी भाजपा की, वो जैसे हंस हंस के बात कर रही थी, इतना गंभीर विषय आप लेके आए हैं देश के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, कि पुलिस की इतनी दयनीय स्थिति है कि 45-48 की डिग्री में वो चद्दर वाली जो टीम की छत के नीचे वो सो रहे हैं। खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, 1500 रुपए उनको खाने का भत्ता मिल रहा है, 3000 रुपए वर्दी का मिल रहा है, वो क्या करेगा? आम आदमी पार्टी हमेशा बार बार ये कहती है कि 2006 में जो पुलिस रिफॉर्म के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया था, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं उनकी तनख्वाह बढ़ रही? क्यों नहीं उनके भत्ते बढ़ रहे? क्यों नहीं उनके वर्दी के? मैं ये चाहता हूं कि ये जो पुलिस कर्मियों का विषय है, ये पुलिस कर्मियों का विषय, राजनीति की जितनी सीमाएं हैं उन सीमाओं को तोड़ करके, उन सीमाओं को मिटा करके, उन सरहदों को लांघ करके, जो राजनीति की सरहदें हैं पार्टी के बीच, एक अलग अलग पार्टियों के बीच, उनको लांघ करके आप सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। सबको, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी अपील कर रहा हूं, सबको, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये पुलिसकर्मी कौन है? ये पुलिसकर्मी हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। बिल्कुल आशीष जी, मैं एकदम विश्वास दिलाता हूं, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, दिल्ली के तर्ज पर, अभी अगर कोई पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश का कोई ऑन ड्यूटी
देश के संविधान को बचाते हुए अगर शहीद हो जाता है तो उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, कहां बर्तन धो के या कैसे अपने परिवार को चला रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति होती है। हम लोगों ने कई जगह इस बात का पता भी लगाया। आम आदमी पार्टी सबसे पहले जो दिल्ली में 1 करोड़ रुपए जो परिवार वालों को एक अनुदान, एक राशि दी जाती है सरकार की ओर से, वो देगी। उसके बाद उनके परिवार वालों को पूरा ध्यान देगी। सबसे पहले जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, जो 2006 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह रखा है इसको लागू करने के लिए, 2006 से लंबित चल रहा है वो मामला, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें भी रिफॉर्म कर और आगे बढ़ाकर 4 कदम आगे बढ़कर इसको हम लोग लागू करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और इनकी जो सैलरी है, कम से कम सैलरी में 2 गुना कम से कम वो इजाफा हो, इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग लेके आएंगे। हम लोग जो कह रहे हैं तो अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ दीजिए तो वाकई रामराज आ जाए। रामराज आने में कभी दिक्कत नहीं है अगर पुलिसकर्मी, क्योंकि ये पुलिसकर्मी अगर इनको सहूलियत सुविधा मिली, थोड़ी इनका जीवन स्तर उठाने का काम करे सरकार, तो ये पुलिसकर्मी वाकई प्रदेश में, मैं कह रहा हूं वाकई रामराज आ जाएगा। रामराज बिल्कुल आ जाएगा। क्या है कि जहां अमन हो, चैन हो, खुशहाली हो, डर भय न हो, अन्याय न हो, तो वो डर भय, अन्याय, बेईमानी सब रोकने का काम ये पुलिसकर्मी करेंगे। लेकिन इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सोचना जरूरी है। सबसे पहले बृजेंद्र सिंह यादव हमारे साथ हैं, मैं प्रितपाल जी आपके पास आऊंगा। बृजेंद्र सिंह यादव ये पूर्व पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन इन्होंने बनाई है। बृजेंद्र सिंह यादव, आप अपनी बात बताइए। लगातार अभी आपने सुना पुलिसकर्मियों को लेकर के किस कदर, कितना मतलब हल्कापन है राजनीतिक बातों में, खासकर सत्ता पक्ष की बात में। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी चैनल का आभार प्रकट करता हूं, साथ ही साथ चैनल में बैठे हुए सभी लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं कि पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर ये लोग सहयोग कर रहे हैं। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश के इस चैनल के माध्यम से परम संत पूजनीय ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। और ये जो भाजपा की प्रवक्ता है, ये जो इनसे जो है यूसी चैनल के चीफ एडिटर ने पूछा कि एक काम बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूं। इनका पहला काम जो भाजपा का है, ये भाजपा विरोधी, कर्मचारी विरोधी सरकार है। जैसे ही आई पुरानी पेंशन खत्म कर दी कर्मचारियों की, दोबारा एक्स्ट्रा वेतन नगदीकरण खत्म कर दिया इन्होंने। तीसरी बात यह है, कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार की ज्वलंत उदाहरण मैं दे रहा हूं। चित्रकूट पुलिस लाइन में एक उदयराज नाम का सिपाही, वो ड्यूटी, वो परेड कर रहा था। परेड करने के बाद स्वस्थ होकर बैरिक आया। इनके जमाने के आईपीएस पुलिस अधिकारी इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं कि ये कर्मचारियों को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि या तो वो आत्महत्या कर लेते, या कमजोर दिल का है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि उदयराज सिंह की, वो ड्यूटी कर रहा था, पुलिस लाइन में था, परेड करने के बाद बैरिक आया, तो बैरिक के पास अक्सर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज से नहीं, हम देखते हैं जब मैं भर्ती हुआ था 40-50 साल से पुलिस कर्मियों के पास जब कोई काम ड्यूटी से लौट के आते हैं तो 10-5 मनोरंजन के लिए वो ताश की गड्डी लेकर के कुछ 2-4 मिनट खेलते हैं, इसके बाद आराम करते हैं। तो उसके पड़ोस में ताश की गड्डी मिली और कुछ गुटके मिल गए, और इसी बात को लेकर के आरआई और एसपी ने इस कदर को उसको डांटा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उससे कहा कि अर्दली रूप में इसको लेकर के आइए, मैं दंडित करूंगा, सस्पेंड करूंगा, मुकदमा लिखाऊंगा। तो इतना भयभीत हो गया कि वहीं बेहोश हो गया वो, और उसकी मृत्यु भी हो गई। और मृत्यु होने के बाद 2 बार में लिखा पढ़ी कर चुका। अब तक तो कप्तान और आरआई के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये वहां पे प्रभारी मंत्री नंदी जी वगैरह और जो भी है, ये मंत्री क्या घास छील रहे, इनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। इस तरह से सिपाहियों की ये हत्या हो गई, इस तरह से कर्मचारी तमाम है उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार का तो वो आलम है कि जिसने भी भ्रष्टाचार को खोला उसको बर्खास्त किया गया। जैसे अनिल सिंह को कर दिया। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी थाना चौकी बाकी नहीं जहां पर वसूली न होती हो। 100 करोड़ से ऊपर की वसूली हो रही है। क्या योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में हो रही है, उनके जहां के वो मुख्यमंत्री है वहां हो रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं भी भुक्तभोगी हूं।
5 अरब 25 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश किया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार ब्रजलाल जी जो राज्यसभा सदस्य भाजपा के, इनके खिलाफ 5 अरब 25 करोड़ की FIR दर्ज हुई है। 0693 गाजीपुर में सब इंस्पेक्टर से मांग वो करा रहे हैं जांच। सब इंस्पेक्टर जांच करेगा इनके घोटाले की? अरे हमने कहा CBI जांच करो, रिटायर्ड जजों से जांच करवाओ, इसके बाद ये 100 करोड़ जो घोटाला हो रहा है इसकी जांच भी करवाओ। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी एजेंसियां हैं, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ पुलिस कर्मचारियों के साथ किए जा रहे हैं। अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं, और जो कर्मचारी अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाने का काम करते हैं। यहां तक दबा देते हैं अगर कि वो या तो आत्महत्या कर लेता है, या फिर हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर बच्चों के लिए एक एक पैसे को तबाह हो जाता है। इतना प्रताड़ित परेशान करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से माननीय ये भाजपा सरकार को मैं बताना चाहता हूं, यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो 2022 में इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है ब्रिजेश जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। विवेक कुमार पांडे हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। विवेक जी अनम्यूट। जी सर। जी आपने सारी चर्चा सुनी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ी नेता कमलेश सिंह की प्रतिक्रिया भी सुनी। इन सारी परिस्थितियों में कई बार मुझे मतलब शुभ संकेत भविष्य में भी नहीं नजर आते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई, सत्ता से चली गईं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी रही है। लेकिन ये पुलिस कर्मियों की स्थिति कभी नहीं सुधरी। 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल पुलिस एक्ट के लिए सुझाव दिया, तब से तो इस प्रदेश में तीनों पार्टी रही, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कैसे सुधरेगी? पुलिस वालों का भला कौन करेगा? सिपाहियों का? पूरे मंच को मैं धन्यवाद देते हुए सबसे पहले तो आपका एक ध्यान आकर्षण करवा दूं सर। यूपी पुलिस की नौकरी से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। 33 ने दिया इस्तीफा, बन रहे मास्टर जी। ये दिसंबर 3 तारीख की 2020 की खबर है। और जिस प्रकार से मैंने आज देखा कि कमलेश जी जैसे कि संगठन की मंत्री बताई जा रही थी, और इनका जो असंवेदनशील रवैया था, और जिस तरह से ये एक शूर्पणखा की हंसी अट्ठास कर रही थी बैठ करके, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं इनको सम्मान दूं या इनको सम्मान की किस दृष्टि से देखूं, क्योंकि ये हमारी माता जी की उम्र की होंगी। लेकिन इनका जो संवेदनशील रवैया रहा, इतना संवेदनशील रवैया पुलिस कर्मियों के और पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे भी 22, 23, 24 साल के ही होते हैं जो आरक्षी बन के आते हैं, उनके प्रति जिस तरह के अट्ठास इनके थे, मुझे तो ये लग रहा था कि पूरी भाजपा की मानसिकता आज खुल करके सामने आ गई है पहली बार। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 22/8/2020 को एक कंप्लेन की थी IGRS, जो कि ये बड़ी बड़ी वाहवाही जोड़ते हैं जिसको, वो भी एक इनका उपलब्धि है IGRS, जिसपे कि लोगों को राहत दी जाती है। उसपे मैंने इनसे 2020-21 के बजट के लिए जो पैसा आया था 650 करोड़ के आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण को लेकर के, क्योंकि उसके पहले विगत वर्ष में जब OP सिंह जी DGP थे, तो मैंने उसमें भी एक IGRS डाली थी जिसको कि निस्तारित कर दिया गया था बिना किसी जवाब दिए। संतुष्टिजनक जवाब तो ये लोग देते ही नहीं। तो इसके बारे में अगर आप इस IGRS की कॉपी मैंने आपको भेजी, अगर आप, क्योंकि समय पता नहीं पढ़ने लायक है कि, लेकिन इस पे जो जवाब आया था उसमें आख्या ये लिख कर आई, श्रीमान जी यह प्रकरण पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि IGRS में ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को बिठा रखा है इस सरकार ने, जिनको ये नहीं पता है कि पुलिस विभाग से संबंधित बजट के बारे में अगर बात की जा रही है, आवासीय अनावासीय भवनों की बात की जा रही है, 1861 का उल्लेख किया जा रहा है, तो वो पुलिस विभाग से संबंधित विषय ही नहीं है। मतलब मुझे तो आपको वास्तव में बता दूं, अब तो मुझे हंसी इन IPSओं पे आने लगी है कि ये वास्तव में IPS बनने योग्य केवल एक परीक्षा के माध्यम से IPS बन जाते हैं, तब परीक्षा मानी जाती है हमारे देश की सर्वोच्च परीक्षा, लेकिन मानसिकता तो सबसे निकृष्ट हो जाती है इस सर्विस में आते ही। 18/9/2019 को फिर मैंने एक डाला था IGRS इसी प्रकार से, मैंने आपको सारा भेजी रखा है। अगर ये जांच करना चाहे, मैं सारी IGRS की उठा के इनको कंप्लेन की संस्तुति दे दूं कॉपी, जाके देख ले इन्होंने क्या लिपापोती कर रखी है और किस तरीके से इन्होंने गोल गोल घुमा करके अपना पृथ्वी गोल पढ़ाने की कोशिश की। मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी यही IGRS भेजी थी। प्रधानमंत्री पोर्टल पे PMO PGE/2019 0584/805 ये मेरा
बाकायदा सुझाव था, पीएमओ तक मैंने मॉडल पुलिस एक्ट के लिए बात उठाई है। मैं इस समय मैं आपको एक बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, पहले समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न हिस्सा मैं अभी हो गया हूं, लेकिन ये लड़ाई मैं उससे पहले से लड़ता आ रहा हूं। ये विषय मेरा पहले से रिलेटेड है और मैं आज भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, सबसे पहले पुलिस कर्मियों की सबसे बेसिक समस्या छुट्टियां ना मिलना। इन्होंने एक जुमलेबाजी शुरू की थी, एक गोली दी थी पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे। इन्होंने एसओपी बना करके बाराबंकी से इन्होंने वीकली ऑफ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ओपी सिंह जी के समय, लेकिन वो वीकली ऑफ पायलट प्रोजेक्ट में ही रह गया। उसकी एसओपी तो आप पढ़ेंगे तो आप सर पीट लेंगे कि ये छुट्टी वीकली ऑफ था कि वीकली ऑफ के नाम पे सबसे बड़ा मजाक था उत्तर प्रदेश की व्यवस्था का। उसके बाद बॉर्डर स्कीम का मैं हमेशा विरोध करता आया हूं। अब जो विजेंद्र यादव जी ने आज आरोप साबित किए, देखिए बॉर्डर स्कीम के पीछे जो मेरा एक स्पष्टीकरण है वो आज सत्यता के साथ साबित हो रहा है। ऊपरी स्तर के भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को आवाज उनका मुंह बंद कर दो और ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार कारित करते रहो। ये बॉर्डर स्कीम सबसे बड़ी ज्वलंत उदाहरण इसी का माध्यम है, क्योंकि अपने जिले में जब व्यक्ति होता है तो वो सुगबुगाहट जो होती है कहीं ना कहीं से कानों तक पहुंचती है, और जो 500-600 किलोमीटर दूर बैठा है उसको 200 किलोमीटर और उठा के बाहर फेंक दो, 10 लोग वैसे ही चुप हो जाते हैं एक के जाते ही। तो ये बॉर्डर स्कीम भी इनकी पूरी रणनीति का एक हिस्सा है कि ऊपरी भ्रष्टाचारों को संरक्षित किया जा सके। तीसरी बात पे आ जाता हूं, वेतन विसंगति, जो मैं हमेशा कहता हूं। एक समय था जब इनके अध्यापकों की और इनकी वेतन में सिर्फ 1 रुपए के मानदेय का अंतर हुआ करता था। 364 रुपए था राज्य इनका, शिक्षक अध्यापकों का 365 था। 364 रुपए इनका था और 365 रुपए शायद इनका था राज्य कर्मचारियों का। तो 1 रुपए के अंतर के बाद एक दिन का हड़ताल किया, जिसमें कि 365 रुपए राजनाथ सिंह जी ने बढ़ा दिया वेतन। उसके बाद उस चौथे वेतन आयोग से आज तक आप देखेंगे तो राज्य कर्मचारी का 1200 किया गया चौथे वेतन आयोग में, सिपाही को 950 रुपए, शिक्षकों को 1150 रुपए मूल वेतन किया गया। पांचवें वेतनमान में 4000 रुपए राज्य कर्मचारी का, शिक्षक का 4500 और सिपाही का 3050। और उसके बाद रामलाल चौरसिया जी ने 1186 को आधार मान करके जब उन्होंने याचिका दायर की तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 1186 को आधार मान करके वेतन का पुनर्निरीक्षण किया जाए यूपी पुलिस का, जो आज तक केवल और केवल निरीक्षण ही हो रहा है। और जिस प्रकार से आज पुलिस की स्थिति दुर्गति है, मैं आपको बताऊं इनके साथ कितना देखिए षड्यंत्र किया जाता है। 256 दिन राज्य कर्मचारी काम करके भी 365 दिन का वेतन पाता है सर, और 109 दिन परिवार के साथ अवकाश स्वरूप में बिताता है। पुलिस कर्मचारी अवकाश की अवधि सहित 365 दिन और 109 दिन की बाद भी छुट्टी नहीं पाता है, बदले में मात्र 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह मिलती है और 13 महीने का कर्तव्य पालन भी माना जाता है। और 8 घंटे की ड्यूटी जो अभी मैडम बता रही थी कमलेश जी, ये शायद मुझे लगता है कि ये लोग वो नेता है जो एसी से तब निकलते हैं बाहर जब योगी जी या दिल्ली की लड़ाइयां शुरू होती हैं। इन्हें पता ही नहीं कि पुलिस वाला, कोई पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है निचले स्तर का जो 14 से 18 घंटे के नीचे ड्यूटी करता हो। बहुत अपवाद स्वरूप कोई अगर है किसी अच्छे वाकई इंसान मतलब मानवतापूर्ण आचरण से कारित किसी अधिकारी के यहाँ उसकी ड्यूटी है तो एक अलग बात है, अन्यथा जनरली पुलिस कर्मियों की हालत अर्दलियों से बदतर है। यही उत्तराखंड आपके बगल में है, उत्तर प्रदेश से कटा हुआ राज्य जो बाद में बना, और आज वहां की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर ऐसी कई बार ये ट्वीट पे आप देख सकते हैं, और हर बार इन्होंने क्या कहा था कि सरकार को बताइए, फाइल लेके जाइए। सूर्य प्रताप सिंह जी जब कोई ट्वीट करते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, तब इनका सूचना विभाग सक्रिय रहता है, मीडिया से सक्रिय रहती है। लेकिन सुधार से जुड़ा हुआ, सरकार को सुझाव से जुड़ा हुआ, सरकार को डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, या उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग से जुड़ी कोई समस्या अगर उसको ट्वीट की जाती है, तब इनके डीजीपी भी नहीं दिखाई देता, न गृह विभाग को दिखाई देता, न मुख्यमंत्री को दिखाई देता, न भाजपा को दिखाई देता है। मात्र और मात्र इनको वो ट्वीट दिखाई देते हैं जो राजनीतिक रूप से इनके लिए हानिकारक साबित होते हैं। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, अभी तो पुलिस के नौकरियों से मोह भंग उत्तर प्रदेश के बच्चों का होने ही लगा है। ऐसा ना हो कि जो बच्चे ड्यूटी में हैं उनका भी इस्तीफे का एक प्रकरण और चलन शुरू हो जाए कि हर थाने पे 10-5 इस्तीफे आपको लगातार मिलने लगे, आप जाइए भाजपा के कार्यकर्ताओं से चलवा लीजिएगा थाने। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सबसे दुर्गति बना के रख दी है कानून व्यवस्था के मामले में। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस या तो काम कर ले, नौकरी कर ले, क्योंकि नौकरी के नाम पे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, और अगर वो नौकरी ना करे, नौकरी की जगह जिम्मेदारी निभाए, तो वो जाकर के कार्रवाई का हिस्सा बन जाए, उसके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाए, उसी के ऊपर एफआईआर कर दी जाए, उसी थाने में उसको जेल में भेज दिया जाए। आपने जो बातें कही उन बातों पे तमाम आधार भी हैं। अनिल सिंह का मामला है, चित्रकूट में अभी चित्रकूट का प्रकरण अभी बताया ब्रजेंद्र जी ने, चित्रकूट में सिपाही की मौत हो गई,
उन्नाव में, अभी उन्नाव में मेरे पास आया है, उन्नाव में 2 दिन पहले एक सिपाही ने इस्तीफा लिख करके, इसी बात पर इस्तीफा लिख कर दिया है कि उसे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, अधिकारी उसे वहां पर प्रताड़ित कर रहे हैं। ये हालात ये तो परंपरा शुरू हो रही है सर। मैं आपको बता रहा हूं, आगामी समय में ऐसा ना हो ये चुनाव आते आते इतने इस्तीफे हो जाएं। सिपाहियों का दर्द है, ये 3 लाइन में है, 3 लाइन का त्याग पत्र। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद उन्नाव। निवेदन यह है कि प्रार्थी पुलिस लाइन में तैनात है, यहाँ के अधिकारीगण गाली देकर अभद्रता से बात करते हैं। प्रार्थी अपनी नौकरी करने आता है, न कि गालियां खाने। हाँ, न कि गाली। सर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ, इन अधिकारियों को ये बात इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा 3 लाइन में। अब ये इस्तीफा मैं ये चाहता था कि ये लोग बीच डिबेट से चले जाते हैं, अगर फिर जुड़ जाएं, कंट्रोल रूम एक बार फिर जोड़िए जरा भारतीय जनता पार्टी से, ये इस्तीफा पढ़ के बता दूं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं सर, इन अधिकारियों को समझना होगा कि हर कांस्टेबल, हर आरक्षी अपने घर का राजा होता है, अपने घर का राजकुमार होता है। ना कोई किसी को खिला रहा है, ना कोई किसी को पाल रहा है। हर व्यक्ति नौकरी के नाम पे केवल और केवल अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। वरना पश्चिम के लड़के ऐसे घरों से हैं जिन्होंने अगर केवल नौकरी छोड़ करके खेती संभाल ली तो मान के चलिए जमींदार बन जाएंगे। सही बात। मैं आप अभी आऊंगा आपके पास, मैं कुमार के पास चलता हूं। कुमार से इसलिए कुमार के पास जा रहा हूं कि कुमार से हकीकत में जो अभी नौकरी में रहते हुए क्या क्या पीड़ा है, उन पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप में टीवी पर जुबानी आप सुनिए और एहसास करिए आंख बंद करके कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी पुलिस के सिपाही हैं, ये क्या क्या दुर्दशा है इनकी और क्या क्या जो है पीड़ा झेल रहे हैं। कुमार, आवाज खोलिए अपनी आप। जी सर। कुमार, सारी जो व्यथा है, पूरी व्यथा कहिए। ये व्यथा आधा सुन करके जाने वाले चले गए, लेकिन आप पूरी व्यथा कहिए, कम से कम पूरा प्रदेश सुने कि हर सिपाही की व्यथा क्या है। हाँ जी सर। कुमार, हाँ बोलिए। हाँ सर, बात यहाँ होती है छुट्टियों की। हाँ। एक आदेश है एक आदेश होता है आकस्मिक अवकाश के मध्य जीएच मिलने का। ये आदेश पारित हुआ था 1979 में। तो उसमें कहा गया कि पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगा। फिर गृह सचिव ने पत्राचार किया। 1981 में ये क्लियर किया गया कि नहीं, ये पुलिस कर्मियों को भी देय है। उसमें डीओ में लिखा हुआ है शासनादेश में कि आकस्मिक अवकाश के अंत, आरंभ एवं मध्य में पड़ने वाले रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों को आकस्मिक अवकाशों में नहीं गिना जाएगा। लेकिन कोई भी बता दे, किसी की भी सरकार रही हो, कि आज तक अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को कितने जीएच दिया गया है, किस जिले में। किसी को जीएच नहीं मिलता, किसी को मिलता है, वो भी लड़ने के बाद या शासनादेश की प्रति लगाने के बाद या रपट लिखवाने के बाद। और इस तरीके। और रही बात सर बैरकों की, तो 12 की संख्या, जिस बैरक में रहने की संख्या मात्र 12 है, उसमें 18 से 25 लोग रहते हैं कम से कम। और पंखों की तो बात ही मत करिए कि पंखे चलेंगे नहीं चलेंगे। मैंने खुद अपने बैरकों के पंखों को, हम लोगों ने अपने से चंदे लगाकर बैरकों में पंखे सही करवाए हैं। हम लोगों ने लाइट खराब हो गई थी, उसकी वायरिंग हम लोगों ने अपने चंदे लगाकर कई बार लाइट सही करवाई है। समरसेबुल जल गया था, किसी ने कोई अधिकारी नहीं ध्यान दिया। 1-1.5 महीने बाद हम लोगों ने 500-500 रुपए चंदे लगा के नया समरसेबल लगवाया। कई बार ऐसा हुआ। अधिकारियों का इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं जाता। अधिकारी देखेंगे कहीं आपके बेल्ट में दाग तो नहीं है, वो अनुशासनहीनता हो जाती है। ब्रासो कायदे से लगा है कि नहीं, अनुशासनहीनता हो जाती है। वर्दी गंदी है, आप धूल में निकलेंगे, वर्दी गंदी नहीं होगी, लेकिन वो अनुशासनहीनता हो जाती है। इस तरीके से यानी अगर आपने आवाज उठाई तो आपको प्रताड़ित जरूर किया जाएगा किसी न किसी माध्यम से। कुमार, ये सुना आप लोगों ने। राघवेंद्र जी, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना सबमर्सिबल खराब हो गया, सबमर्सिबल से पानी आता होगा तो नहाते होंगे सिपाही। 1-1.5 महीने बाद चंदा लगा के बनवाना पड़ा। कंट्रोल रूम एक बार फिर ट्राई करिए, भारतीय जनता पार्टी कमलेश जी को ही ट्राई करिए एक बार फिर। कंट्रोल रूम अब
अब कमलेश जी का आना वो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो काफी सीरियस है, क्योंकि सिपाही का विषय की बात अगर आप कहेंगे भैया, तो आज का विषय मैं समझता हूँ कि कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने जो मिसगाइड किया या जो हसात्मक रूप से ये कह रही थी, सर्वप्रथम मुझे ऐसा लगता है एक पॉलिटिकली पार्टी का वर्कर होने के कारण नहीं, एक सामान्य नागरिक होने के कारण, कि सिपाही इस देश का गृह मंत्री दिन में 4 बार कपड़े बदली करता है। जो सिपाही सड़क पे ड्यूटी करता है उसका कपड़े का वेतन ये नहीं दे पाते, उसका कम्प्लीमेंटेशन ये नहीं दे पाते। तो ये किस प्रकार का राजनीति या किस प्रकार का इस खाते को संभालने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। आप गृह मंत्री जी को देखिए, 4 दिन भर में देख लीजिए 4 वस्त्र वो बदली करते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, उनके वो 4 करें 14 करें, मैं एक बात कहूंगा, उनके वस्त्रों को पे हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, ना ऐतराज है। मेरी आपत्ति, मेरा ऐतराज जो है वो इन सिपाहियों की जो दुर्दशा है, इनकी जो पीड़ा है, इनका दुख है, इनकी मांगे हैं, बस इनको लेकर के है आपत्ति कि कम से कम इतना संवेदनहीन न रहे सत्ता या सिस्टम कि इतनी इनकी जो है व्यथा को अनदेखी करे, सुने नहीं, उस पर काम करे। मैं आज आपके मंच से विवेक जी को चाहिए तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपके मंच के साथ आज ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यदि इसी प्रकार का व्यवहार सरकार का पुलिस कर्मियों के खिलाफ, अगर सरकार में दम हो तो कह दे कि आईपीएस आईएएस अधिकारी का एसी छीन लिया जाए। आईपीएस आईएएस अधिकारी केबिन में रह के सिपाहियों का प्रताड़ना करते, उनसे कहिए जरा 1 महीना रोड पे घूम ले, उनके चेहरे पे ललाहट है। सिपाही आज मृत्यु के कगार पे आ चुका है। तो मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, यदि इसी प्रकार का हाल रहा तो मैं, मेरे जो भी संपर्कीय हैं उनको लेके मैं विधानसभा लखनऊ के सामने मोर्चा निकालने की तैयारी करूंगा। पुलिस भाइयों के साथ रहकर मैं पुलिस की विभाग को लेकर मैं 1 दिन का मोर्चा निकालने की तैयारी करूंगा, भले वो अभी हो 2 दिन बाद से पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। विवेक भाई को भी साथ में लेके हम एक प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। प्रीतपाल जी अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए। प्रीतपाल जी प्रीतपाल जी के पास बाद में जाऊंगा। ब्रिजेंद्र जी रुकिए। प्रीतपाल जी फाइनल कमेंट। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रतिनिधि तो तैयारी कर रहे हैं कि पुलिस को लेकर के पुलिस के हित में खड़े होंगे। अब ये देखना है कि मैं चाहता हूं कि हित में खड़े हों, लेकिन उसमें राजनीतिक स्वार्थ कहीं छिपा नहीं हो। प्रीतपाल जी। बिल्कुल आशीष जी, मैं आम आदमी पार्टी के तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि ये एक मानवीय मामला है, एक दयनीय मामला है। एक इंसान होने के नाते जो हमारा देश का संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, उसके साथ संविधान के आड़ में आकर और पुलिस वालों की इस तरह से भर्त्सना की जा रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको दरकिनार किया जा रहा है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इन लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूं, अगर ये कहीं किसी तरह का कोई आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे तो आम आदमी पार्टी का मैं स्वयं रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सांसद संजय सिंह जी भी उसमें शामिल हों। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। मैं इनको ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगर सरकार हमारी आए तो इसके लिए हम लोग जरूर परिवर्तन आपको मिलेगा। जो आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट का उसको हम लोग लागू करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो दिशा निर्देश पीछे से हम लोग को मिला उसको लागू करेंगे और इनको इस तरह से इस दयनीय स्थिति में हम लोग नहीं रहने देंगे। सरकार आवे अथवा ना आवे आम आदमी पार्टी की, इनकी लड़ाई हम लोग लगातार इनके साथ लड़ते रहेंगे। ये जहां चाहेंगे हम लोग वहां खड़े होंगे इनके साथ। ठीक है प्रीतपाल जी, लेकिन एक चीज मैं जोड़ दूं कि पुलिस कर्मियों के साथ एक अनुशासन नाम का एक डंडा जुड़ा हुआ है कि ये अपने लिए अपने हक की बात करने के लिए प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अगर आप लोग राजनीतिक रूप से मांग उठावें जिसमें कम से कम किसी भी पुलिसकर्मी, किसी भी सिपाही साथी के नौकरी पर खतरा ना आए,
क्योंकि एक ये अनुशासन का डंडा बहुत भयानक पुलिसकर्मियों के और सिपाहियों के साथ है कि अपनी हक की मांग भी नहीं कर सकते, प्रदर्शन कर सकते नहीं। बिल्कुल नहीं, तो ये बात सिर्फ सिपाही उसके नीचे स्टाफ के लिए होता है कि ये आईपीएस आईआरएस पे भी लागू होता है? नहीं, सिपाहियों के लिए लागू है ये प्रीतपाल जी। लागू सबके लिए सर। ये अगर आप प्रबोध सिंह के मामले में अगर आप देखेंगे, किसी भी अधिकारी ने उस पर आवाज नहीं उठाई। उनकी जो पत्नी थी विधवा, उनकी पत्नी, उनके पुत्र को उनको बुलंदशहर में जाके न मिलकर योगी आदित्यनाथ जी जो राजा हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने गृह पे बुलवाया था। इतनी शर्मनाक बात है। इस तरह के कई मामले हैं। आप विक्रू कांड ले लीजिए। विक्रू कांड में हमारे 8 जो अनमोल हीरे हैं उत्तर प्रदेश के, जो सिपाही है वो मारे गए, अधिकारी मारे गए, इंस्पेक्टर मारे गए वहां पे। उसके ऊपर भी आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। जो विकास दुबे था उसको लाया गया, उसकी गाड़ी पलट दी गई। क्या प्रकरण हुआ आपसे छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ठोकों की जो राजनीति थी वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के, जो पुलिस ने चलाई, उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा के ऊपर चलाई। मगर आज उनके ऊपर इस तरह की दयनीय स्थिति है। ये आज की तो है नहीं, जैसे आपने बताया, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे, जो पुलिसकर्मी जिसको निलंबित किया गया है, इन्होंने अपनी व्यथा रखी यहाँ पे। ये कोई आज का तो है नहीं, ये पूर्व से चल रहा है। इसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर पूरी हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। अगर इनको, परिवार वालों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनके शहीद होने पे इनके घर वालों को आने वाले बच्चा करना वो लड़कियां इनके साथ खड़ी रहेगी और इनकी नौकरियां, अगर इन केस इनकी नौकरियां बाबू बाहर पानी ना, चलो बाहर। पुलिस वालों की नौकरियां फिर से बहाल करेगी। और इनसे जो संविधान की कसम खा कर ही आते हैं, तो नेता भी संविधान की कसम खा के आते हैं कि मैं साथ खड़ा रहूंगा, तो संविधान की कसम खाने के बाद इन लोगों का शोषण इस तरह से हो रहा है, तो ये बड़ा दुख है और दुखदायी और ये पीड़ादायक है। इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है प्रीतपाल जी, बस लड़ाई में ध्यान रखिए कि इनके हितों के लिए लड़ाई लड़नी है, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपका फाइनल कमेंट, कैसे इन स्थितियों से उबरेंगे? क्या आपको लग रहा है कोई है रास्ता उबरने का इन स्थितियों से? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। ऑडियो खोलिए अपनी। चलिए, जब तक आप ऑडियो खोल रहे हैं तब तक मैं कुमार के पास चलता हूं। कुमार, अभी बात हो रही है, सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम खड़े होंगे, जो है पुलिसकर्मियों के साथ, सिपाहियों के साथ, उनके हक की मांग के लिए हम खड़े होंगे। लेकिन संकट तो ये भी है कि आप लोग तो अपने हक के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, तो ये कहां किसके साथ खड़े होंगे? सर, ये अच्छी बात है कि इन्होंने पहली बार राजनीतिक मंचों ने ये कहा कि ये खड़े होंगे। लेकिन मैं सभी से एक ही सवाल है कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे वो जो भी राजनीतिक पार्टी रही हो, 2006 से केंद्र में, राज्य में अलग अलग पार्टी सरकारें रही, ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तब इन लोगों को ये बात क्यों नहीं याद आती कि हमें भी पुलिस सुधार करना है? बहुत सही बात कुमार, आपने मेरी बात को, हाँ और कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। हाँ जी सर, और अगर ये आंदोलन करना चाहते हैं तो आवश्यक नहीं है कि पुलिस, क्या इनके हर आंदोलन में, इनके साथ कर्मचारियों के आंदोलन में हर कर्मचारी खड़ा होता है? ये लड़े, ये जरूरी नहीं है पुलिस सुधार के नाम से लड़े। ये लड़े कि पुलिस सुधार इसलिए हो ताकि जनता को आराम मिले, जनता को गुलामी के कानूनों से मुक्ति मिले, 1861 के गुलामी कानूनों से मुक्ति मिले। जनता को ऐसा नहीं है पुलिस सुधार होगा तो उससे केवल अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का ही जीवन स्तर सुधरेगा, उससे जनता का भी स्तर सुधरेगा, जनता से भी व्यवहार अच्छा होगा। आपने जो बात कही उससे दो बातें, मैंने दो बात कही थी, दोनों बात पर एक पुलिसकर्मी, एक सिपाही साथी ने मुहर लगाई कि अगर पुलिसकर्मियों के हालात में सुधार किया जाए तो जो वाकई हम लोग राम राज की परिकल्पना करते हैं वो राम राज आएगा, सबकी स्थिति सुधरेगी, प्रदेश की स्थिति सुधरेगी। दूसरी बात कि ये जरूरी नहीं है कि सिपाही को आप जो है प्रेरित करके सड़क पे निकाल करके तब सिपाही के हित की बात करोगे। सिपाही के हित की बात
आप लोग बिना सिपाही को सड़क पे उतारे भी उसके हित की बात राजनीतिक रूप से कर सकते हैं। तीसरी बात राघवेंद्र शुक्ला आपके पास आ रहा हूँ। तीसरी बात ये कि सरकार, मैंने यही बात कहा था कि 2006 से जब से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, मॉडल पुलिस एक्ट की बात की, तब से उत्तर प्रदेश में सभी लोग सत्ता में रह लिए। उत्तर प्रदेश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं मुख्य धारा में इस समय, सब रह लिए सत्ता में, किसी ने भला नहीं किया। ब्रिजेंद्र यादव जी, आई आवाज? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, आ रही? हाँ हाँ बोलिए। देखिए सर, ऐसा है कि ये जब तक पुलिस के उच्च अधिकारियों के पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरी बात ये है कि ये जो है गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट आपकी हरियाणा की है, गवर्नमेंट आपकी मध्य प्रदेश की है, ये भाजपा की ही गवर्नमेंट है, और यहाँ पर गृह जनपद पोस्टिंग होती है पंजाब दिल्ली वगैरह में, तो उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की गृह जनपद पोस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। वो गलती करते, भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, लूट वो मचा रहे, कर्मचारी के हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से ये लोग अधिकारी कर्मचारी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, इतना ज्यादा दबाव बना देते हैं कि वो मर जाते हैं, आत्महत्या हो जाती है। इस तरह से अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई, तत्काल दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तो ये अधिकारी इसी तरह से अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। और इसमें अगर सुधार करना है तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, और अगर नहीं की जाती है तो 2022 में इसका सजा भुगतने के लिए भाजपा पार्टी तैयार रहे। ठीक है। हाँ राघवेंद्र शुक्ला कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि मेरे अभी भाई ने कहा, तो हमें मोर्चा या प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस का रोड पे उतरना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो हम एक रणनीति के तहत हम सरकार का विरोध करेंगे कि सरकार जागे, पुलिस का एटलीस्ट रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करे, उनको यूनिफॉर्म, शूज का एक अलग से इम्प्लीमेंट करके दे, और उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि वो अच्छे से रह सके, और उनकी ड्यूटी की जो समय है उसको, मेरे समझ से 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस की भी होनी चाहिए। ठीक है। विवेक पांडे, फाइनल कमेंट। देखिए सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारी बातें सुनते हुए अपना जो मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा वो यही है कि सबसे पहले तो गृह विभाग, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं अपने पास रखा है, और जिस तरह से ये 100 करोड़ से भी ऊपर की भ्रष्टाचार और वसूली का प्रकरण सामने आया है, तो मुझे लगता है सबसे पहले इस मंच के माध्यम से नैतिक आधार पर मैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि कई मोर्चों पे तो वो फेल रह चुके हैं। जैसे भाजपा जब महाराष्ट्र को टारगेट करता है जहां सरकार बनानी है, तो वहां पे पुरजोर तरीके से वो पहले तो राजनीतिकरण करने लगता है हर चीज का। तो जब आप नैतिक आधार पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी खूबी या हीरे जड़े हुए हैं कि ये अपने पद को नहीं छोड़ेंगे या ये इस्तीफा नहीं देंगे? पहली चीज, अब यहां पे भाजपा पहले अपनी ईमानदारी साबित करे। दूसरी बात, इसकी तत्काल इतने गंभीर प्रकरण की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि ये मांग व्यर्थ है, क्योंकि जब पोस्टिंग और ट्रांसफर के इतने बड़े स्कैम को वैभव कृष्णा जैसे बड़े ईमानदार अधिकारी ने उजागर किया, उसमें जब जांच नहीं हुई आज तक सीबीआई की, तो मुझे लगता है कि हम लोग की आवाज तो बहुत छोटे स्तर पे है। तीसरी बात, मैं सबसे जिम्मेदारी से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो। अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि मेडिकल, डीए, टीए, इनके जो भी भत्ते हैं, जो बाबू पीछे बैक ऑफिस में बैठे हैं, वो इसमें 10 से 15 से 20% कमीशन की मांग करते हैं, उसके बाद ही वो पैसा आता है, अन्यथा वो फाइलें लंबे समय तक लटका दी जाती हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी की उत्तर प्रदेश पुलिस अगर वास्तव में सुधार की दिशा में दिखे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पे दुरुस्त दिखाई दे, तो मुझे लगता है डीजीपी महोदय को इसकी कम से कम संस्तुति करते हुए गृह विभाग को ये प्रस्ताव भेजना चाहिए कि तत्काल रूप से बॉर्डर स्कीम यहां से हटाई जाए। कमिश्नरी लागू होने का कौन सा फायदा मिल गया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में या कानपुर में? आप मुझे बता दीजिए। आपको कमिश्नरी के लागू होने के बाद अगर पुलिस कर्मियों की दशा या स्थिति में कोई सुधार दिखाई दिया होता तो हम मान सकते थे कि कमिश्नरी का बेनिफिट हुआ।
लेकिन जब व्यक्ति ही अवसादित है तो वो केवल नौकरी का निर्वहन करेगा सर, वो जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य परायणता के दिशा में नहीं सोचेगा। क्योंकि अगर वो कार्रवाई करे, कोई भाजपा का रिश्तेदार नेता या कोई उसका परिवार का निकल गया तो कार्रवाई उल्टा पुलिस कर्मियों पे होगी। तो इन लोगों ने तो इतने नकारात्मक संदेश पुलिस कर्मियों को दे दिए हैं कि पुलिस वाले तो केवल ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तो केवल जो 12 घंटे 14 घंटे आप खड़े रखिए, वो काम करेंगे, वो दिखेंगे आपको। लेकिन आप सोचिए, नैतिक जिम्मेदारी, एक आत्मा जो जागती है, आत्मा तो उनकी आपने मार दी है और इसकी जिम्मेदार तो ये सरकार स्वयं है। कितनी हंसी के साथ ये अट्ठास करते हुए गई कि अरे वो तो सुरक्षा देने के लिए होती है। उत्तर प्रदेश में जब नेता ही सुरक्षित नहीं तो जनता को क्या सुरक्षा देंगे आप तो सारी सिक्योरिटी तो योगी जी अपने साथ लेके चलते हैं, इनके मंत्री अपने साथ लेके चलते हैं। गनर की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है भाई? अगर उत्तर प्रदेश इतना राम राज्य से जी रहा है तो क्या आवश्यकता है आपको सुरक्षा की? सुरक्षा होती है बच्चों के लिए, सुरक्षा होती है वृद्धों के लिए, पीड़ितों के लिए, सुरक्षा आपको चाहिए। तो पहली बात तो ये मानसिकता ही इनकी सही दिशा में नहीं चल रही है। और इस्तीफे की मांग तो मैं करूंगा, क्योंकि आपने ये बेंचमार्क महाराष्ट्र में तय किया है, तो फिर उत्तर प्रदेश अपवाद क्यों? उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी से इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। गृह सचिव के ऊपर तो वैसे ही जांच बैठी हुई है। तो व्यवस्था का आप समझिए कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हनन हो रहा है। केवल पीएससी के लोगों के रहने के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं। वो बेचारे, आप देखिए, बारिश हो, सर्दी हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कोई राजनीतिक परंपरा हो, कोई धार्मिक परंपरा हो, वो बेचारे जमीन पे सोते हैं। उनके रहने का, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। कहने के लिए मिलते तो है, लेकिन आप पीएससी की स्थिति देखिए, इतनी दयनीय है कि मुझे लगता है कि सालों साल से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं। प्रमोशन का दूर दूर तक कोई वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी। तो बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को जब तक आप ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ नहीं लाएंगे, तब तक आप इसमें कानून व्यवस्था नहीं देख सकते। इसके साथ एक मांग मैं और करता हूं आपके माध्यम से, वामा सारथी जो पुलिस की वेलफेयर संस्था है, उसकी ऑडिट जांच करवाई जाए। उसको पारदर्शिता से पूरे उत्तर नहीं, पूरे देश के सामने उसको लाया जाए। पहले आखिर वामा सारथी कैसे काम करती है, वामा सारथी का फंड का क्या जरिया है, वामा सारथी में कौन लोग हैं जो पदाधिकारी बन के बैठे हैं। मैं मांग करता हूं आपके इस मंच से, वामा सारथी को भी जांच के दायरे में लाया जाए। ठीक है, और बॉर्डर स्कीम को सबसे पहले हटाया जाए सर। बॉर्डर स्कीम के पीछे जो भ्रष्टाचार पल रहा है, वो बच्चों का केवल शोषण है और आत्महत्या हो रही है। पूरी बहस में जो सबसे बड़ा बिंदु निकल के आया, सबने ये कुमार से लेके ब्रजेंद्र सिंह यादव, विवेक कुमार पांडे, प्रीतपाल जी, सबका एक विषय बॉर्डर स्कीम पे बात आई कि अन्य राज्यों में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में क्यों। बॉर्डर स्कीम हटाना पहला सरकार से ये निवेदन है कि सबसे पहले बॉर्डर स्कीम आप हटाएं, उसके बाद बाकी सुधारात्मक प्रक्रिया जो है उस पर आप ध्यान दें, काम करें। लेकिन जो चीज़ तत्काल हो सकती है, इसी से उत्तर प्रदेश पुलिस का आधा जो बल है, उत्साह है, आधा इसी से बढ़ जाएगा, सिर्फ बॉर्डर स्कीम खत्म करने से। तो ये निवेदन है सत्ता में बैठे सभी लोगों से, अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ये निवेदन है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले आप एक बड़ा काम कर जाओ पुलिस के लिए कि कमलेश सिंह जैसी योग्य संगठन की नेता जब कहीं पर बैठे तो कम से कम एक काम तो बता पावे कि बॉर्डर स्कीम हमने हटा दी थी। और ये काम बता देंगी तो मुझे लगता है दूसरा काम कोई पूछेगा भी नहीं कि चलो बाकी काम आप करते रहना। सबसे बड़ी मांग पुलिस कर्मियों की बॉर्डर स्कीम की है। बॉर्डर स्कीम आप हटा दो, बाकी के लिए पुलिसकर्मी फिर सब्र कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे। बस एक निवेदन है, एक बार कह दूं या 10 बार कह दूं, बॉर्डर स्कीम हटा दीजिए सरकार। इन सिपाहियों की पीड़ा, इन सिपाहियों का दुख देखिए। आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संत भी हैं, एक पीठ के महंत भी हैं। आप इन पर अपना आशीर्वाद बरसाइए, इनको आशीर्वाद दीजिए, इन पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और बॉर्डर स्कीम हटाइए। ये निवेदन है, ये गुहार है, ये विनय है, ये अनुनय है। आप इसको प्रार्थना मानिए, कुछ भी मानिए। ये प्रार्थना सिर्फ मेरी नहीं है, ये प्रार्थना मैं सिपाही जो उत्तर प्रदेश में लाखों सिपाही हैं, उन लाखों सिपाहियों की ये प्रार्थना मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।